हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 15 जून वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। 5 आर्टिकल्स आज हमें डिस्कस करने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज पब्लिश हुई हैं, जैसे आपका अग्निपथ स्कीम है, उसके बारे में हम देखेंगे क्योंकि उस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है। उसके कुछ क्रिटिसिज्म भी आ रहे हैं। एलोंग विथ जो न्यू मैप है टेक्टोनिक प्लेट्स के, उसे भी रिलीज किया गया है। एंड आपको पता होगा ज्योग्राफी सेक्शन में आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आती है, एंड उससे रिलेटेड जो माउंटेन बिल्डिंग एंड वॉल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक रिलेटेड इवेंट्स होते हैं, तो उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। एंड अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो, शेयर करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस द फर्स्ट आर्टिकल। द फर्स्ट आर्टिकल डील्स विथ फोर्थ एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट रिलीज की गई है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। ये आपको पता होगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की जब हम बात करते हैं तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मोस्पी के अंतर्गत आती है, और ये वही ऑफिस है जो आपका सीपीआई रिलीज करता है, एज वेल एज ये जो आपका पीएलएफएस रिपोर्ट है ये भी रिलीज करता है, अलोंग विद जीडीपी या फिर आपका जो नेशनल इनकम से रिलेटेड डाटा है वो सब भी यही रिलीज करता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब ये फोर्थ लेबर फोर्स सर्वे तो पहला कब रिलीज हुआ होगा ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देखो, है ना, तो ये जो आपका पीएलएफएस है ये आपका पहली बार 2017 में लॉन्च की गई थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इस पर आई थिंक कि क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स पेपर में, तो आप इसे उस अकॉर्डिंग स्टडी कर सकते हो। मेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ डाटा ही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए डाटा का जो रेलिवेंस है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इट इज़ ए गवर्नमेंट रिपोर्ट। ठीक है, एंड कुछ डेफिनेशंस होंगे की इंडिकेटर के, लाइक योर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो यहाँ से जो है ना क्वेश्चन बन सकते हैं, और यहाँ पर कंफ्यूज करके ऑप्शंस डाले जाते हैं जनरली, और गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए इस पर क्लियरिटी रहनी जरूरी है। वी विल स्टडी दैट आल्सो. But before starting, let's look at the syllabus first. When we talk about the syllabus, the first article deals with Indian economy issues related to planning, mobilization of resources, growth, development, employment. इसके अंतर्गत आपका ये आएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो ये जो आपका एनुअल पीएलएफएस सर्वे, यानी कि आपको ही पता होगा एनुअली रिलीज किया जाता है, एंड ये कवर करेगा कौन से पीरियड को, 2020 जुलाई से लेकर जून 2021 के पीरियड को कवर करेगा। ठीक है, और की फाइंडिंग जानने से पहले सबसे पहली बात तो हमें कुछ की इंडिकेटर के डेफिनेशन के बारे में जानना चाहिए। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी टॉक अबाउट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ पर्सन्स विच आर इन लेबर फोर्स। और लेबर फोर्स का डेफिनेशन आपको अच्छे से ध्यान रखना है। लेबर फोर्स कंबाइंस विद दैट पॉपुलेशन हु आर वर्किंग और सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क। ये डेफिनेशन अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो when we talk about the LFPR labor force participation rate, it is the percentage of person in the labor force in the population. ठीक है, और लेबर फोर्स का मतलब क्या हुआ, those person who was working और they are seeking to work, ये ध्यान रखनी है। एंड जब हम बात करते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की, तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज बेसिकली परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन। लेट्स से कि 100 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें एम्प्लॉयड पर्सन जो है 20 करोड़ है, तो WPR क्या हो जाएगा आपका 20%। ये सिंपल सा मतलब है। जब हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, UR, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड अमंग द पर्सन इन द लेबर फोर्स। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप यहाँ पर देख रहे हो, ये बेसिकली परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड एमंग द पर्सन्स इन द लेबर फोर्स। ठीक है, यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन नहीं है, ये ध्यान रखनी है। तो पर्सन्स अनएम्प्लॉयड एमंग द पर्सन्स इन द लेबर फोर्स, ये जरूर ध्यान रखनी है। एंड फिर है आपका एक्टिविटी स्टेटस। तो एक्टिविटी स्टेटस किसी भी व्यक्ति की जो एक्टिविटी स्टेटस है वो डिटरमाइन कैसे की जाएगी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी जो वो परस्यू करता है ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड रेफरेंस पीरियड। और ये रेफरेंस पीरियड आपका दिया गया है, और उस हिसाब पर आप देख सकते हो यूजुअल स्टेटस हो सकता है, या करंट वीकली स्टेटस हो सकता है, प्रिंसिपल एक्टिविटी स्टेटस हो सकता है, बट आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट एनी मोर, इसलिए इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ना प्रॉब्लम से पूछे जाएंगे ना मीन से पूछे जाएंगे, बट थोड़ा सा जो हम रिपोर्ट अभी एनालिसिस करेंगे उसमें कुछ कीवर्ड आ सकते हैं। यूजुअल स्टेटस, तो यूजुअल स्टेटस को देख लो आप, व्हेन द एक्टिविटी स्टेटस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस पीरियड
ऑफ लास्ट 365 डेज, यानी कि जो भी एक्टिविटी स्टेटस पर्सन कर रहा है, जो भी एक्टिविटी या वर्क कर रहा है, उसको डिटरमाइन किए जाते हैं ऑन ए रेफरेंस पीरियड ऑफ लास्ट 365 डेज प्रीसीडिंग द डेट ऑफ सर्वे, कि आज हमने डेट ऑफ सर्वे किया, और अगर हम 1 साल बैक जाएं यानी कि 365 डेज पीछे जाएं, तो जो भी वो आपका एक्टिविटी कर रहा होगा उसके हिसाब से हम यूजुअल स्टेटस को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया। लेट्स सी द की फाइंडिंग। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द की फाइंडिंग, तो देख लो ऑल इंडिया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है। एक बात ये ध्यान रखें, बढ़ा है। परसेंटेज याद रखना नहीं रखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखनी है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, 41.6% हो गया है। जिसमें से रूरल की बात करें तो देख लो 42.7%, अर्बन की बात करें तो 38.9%, और मेल की बात करें तो 57.5%, फीमेल की बात करें तो 25%। ये ध्यान रखना है ना। अगर हम फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो ओनली 25%। और जब हमने आपको बताया था लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ पर्सन इन द लेबर फोर्स। उसी प्रकार से अगर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो परसेंटेज ऑफ फीमेल्स, है ना, पर्सन्स इन द लेबर फोर्स। तो ये ध्यान रखना है। तो वो कितना है, मात्र 25%। ये ध्यान रखना है, वी हैव लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये कहीं पर भी आप मीन्स में लिख सकते हो। ठीक है, और 2019-20 में ये कितना था, 40.1%। तो अभी कितना हुआ है आपका, 41.6%। तो इसलिए बढ़ा है। एंड वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात करें तो ये भी बढ़ी है, 39.8% हो गई है फ्रॉम 38.2% विच वॉज इन 2019-20। यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो 2019-20 में 38.2% एंड 2020-21 की बात करें तो यहाँ पर आपका 39.8%। ठीक है, बिकॉज ये डाटा है वो आपका जुलाई 2020 से लेकर जून 2021 के पीरियड का है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो डिक्रीज हुई है। ठीक है, कितना हो गया अभी, 4.2%। ये डाटा आपको ध्यान रखनी है क्योंकि आप कहीं पर भी इसे यूज कर सकते हो। और 2019-20 में आपका ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था, 4.8%, और अभी कितना है, 4.2%। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को कंडक्ट करवाने का, तो 2 फोल्ड होता है। इस ऑब्जेक्टिव को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फॉर द प्रीलिम्स पर्पज। एक तो ये है कि इसके माध्यम से हम एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स को इस्टीमेट कर पाते हैं, है ना। कैसे इस्टीमेट कर पाते हैं, तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अर्बन एरियाज के लिए शॉर्ट टाइम इंटरवल का भी हम ये सब इंडिकेटर निकालते हैं, है ना। शॉर्ट टाइम इंटरवल यानी कि 3 मंथ्स का भी इंडिकेशन हम निकालते हैं इन द करंट वीकली स्टेटस। तो ये एक्टिविटी स्टेटस का ही पार्ट है, करंट वीकली स्टेटस हमने डिस्कस भी किया था। ठीक है, एंड दूसरा क्या है आपका कि अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स निकालना इन बोथ यूजुअल स्टेटस। ठीक है, यूजुअल स्टेटस की बात करें तो इट इज़ द प्रिंसिपल एक्टिविटी स्टेटस प्लस सब्सिडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टेटस, एंड एक तो आपका CWS हो गया यानी करंट वीकली स्टेटस। और ये जो आपका निकाला जाता है यूजुअल स्टेटस में, ये बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज के लिए एनुअली निकाला जाता है। ठीक है, एंड जब हम बात करते हैं PLFS की, तो ये वर्कफोर्स को सेल्फ एम्प्लॉयड में क्लासीफाई करता है, कैटेगराइज करता है। और सेल्फ एम्प्लॉयड में आपका खुद के जो कार्य हैं वो शामिल होते हैं, या फिर एम्प्लॉयर्स एंड अनपेड हेल्पर्स इन द फैमिली एंटरप्राइजेज वो भी शामिल होते हैं। एंड एक है आपका रेगुलर वेज या सैलरीड वर्कर्स एंड कैजुअल लेबरर्स, तो इसमें आपका कैजुअल लेबरर्स भी शामिल है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अगर हम PLFS की बात करें तो वर्कफोर्स इनटू सेल्फ एम्प्लॉयड के सब कैटेगराइजेशन के हमने डिस्कस किया, साथ ही साथ रेगुलर वेज या सैलरीड वर्कर्स एंड कैजुअल लेबरर्स एज वेल। एंड देख लो ऑन अकाउंट वर्कर्स की बात करें तो ये जो ऑन अकाउंट वर्कर्स होते हैं ये कुछ छोटे छोटे स्मॉल इंटरप्राइजेज रन करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि नाम से पता चल रहा है ऑन अकाउंट वर्कर्स, तो विदाउट हायरिंग एनी लेबर, बट कहीं ना कहीं ये फैमिली का हेल्प लेते हैं। ठीक है, टू रन देयर स्मॉल इंटरप्राइजेज, वाइल जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जाहिर सी बात है एम्प्लॉयर्स क्या करेंगे, वर्कर्स हायर करते हैं। तो ये हमने फर्स्ट आर्टिकल फ्रेंड डिस्कस किया इन डिटेल। लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिलीज माइग्रेशन इन इंडिया रिपोर्ट 2020-21। तो अगर पूछा जाएगा कि माइग्रेशन इन इंडिया 2020-2021 रिपोर्ट किसके द्वारा, तो मोस्पी के द्वारा। इट इज़ नॉट फ्रॉम द नीति आयोग। ठीक है,
और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस बार भी प्रीलिम्स में एक रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, लेकिन जो रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था वो कहीं ना कहीं अटपटा था। यूँ कहो कि आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते थे। उसके लिए आपको 100 रिपोर्ट 150 रिपोर्ट याद करने पड़ेंगे और कन्फ्यूज भी रहते हैं। इसलिए कुछ मेजर रिपोर्ट जो पब्लिश किए जाते हैं वर्ल्ड बैंक के, IMF के, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, वो सब अगर थोड़ी याद रहे तो एलिमिनेट करके आंसर लाया जा सकता है। एक ये तरीका भी होती है, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे रिपोर्ट के बारे में, बट बिफोर दैट वी लुक एट द सिलेबस। व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस, तो सिलेबस में आप देखो, welfare scheme of the vulnerable section of the population by the center, state, and the performance of these scheme mechanism, laws, institution, bodies constituted for the protection and betterment of the vulnerable section। ठीक है। माइग्रेशन मतलब क्या कि एक व्यक्ति एक लोकेशन से, यानी कि अपने यूजुअल रेसिडेंस से दूसरे रेसिडेंट जाता है तो उसको हम माइग्रेशन कहते हैं, है ना। वो टेम्पररी हो सकता है, ठीक है। और पर्पस क्या हो सकता है, एजुकेशन, वर्क, कुछ भी, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है, इट इज़ बेस्ड ऑन फर्स्ट टाइम कलेक्शन ऑफ एडिशनल डाटा। इस बार जो है ना, इस रिपोर्ट में एडिशनल डाटा कलेक्ट किया गया है, और जो आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो कंडक्ट की गई थी उसी के साथ ही एडिशनल डाटा कलेक्ट की गई है माइग्रेशन एस्पेक्ट्स के बारे में जो बताएगी, ठीक है, याद रखना है आपको। एंड ये आपका टेम्पोररी विजिटर्स और माइग्रेंट्स को भी सेग्रीगेट करता है ना। तो टेम्पोररी विजिटर्स अलग कहलाएंगे, माइग्रेंट्स अलग कहलाएंगे। तो यहाँ पर देख लो, डिफाइन भी किया गया है टेम्पोररी विजिटर्स कौन होंगे, है ना, माइग्रेंट कौन होंगे। वी विल डिस्कस दैट, बट लेट्स अंडरस्टैंड द की फाइंडिंग। लेकिन सबसे पहले चलो कुछ कीवर्ड को ही देख लेते हैं। यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? सिंपली कोई भी व्यक्ति जो कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट 6 मंथ वो उस प्लेस पर रह रहा है, या फिर जब सर्वे कंडक्ट की गई तो उस व्यक्ति का इंटेंशन था कि भाई साहब हम यहाँ पर 6 महीने या फिर उससे ज़्यादा भी रह सकते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस कहेंगे, ठीक है। तो इट इज़ द प्लेस वेयर द पर्सन हैज़ बीन स्टेइंग कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, ठीक है, ये ध्यान रखनी है। 6 मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड माइग्रेंट किसे कहेंगे? तो कोई भी हाउस होल्ड मेंबर जिसका जो लास्ट यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस होगा, ठीक है, वो डिफरेंट होगा फ्रॉम द प्रेजेंट प्लेस ऑफ एनमरेशन। एनमरेशन यानी जहाँ पर वर्कशॉप कर रहा है वो, ठीक है, तो उसको माइग्रेंट मेंबर कहेंगे। और माइग्रेशन रेट क्या होगा? तो माइग्रेशन रेट बेसिकली परसेंटेज ऑफ माइग्रेंट्स बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ पर्सन। कैटेगरी ऑफ पर्सन लेट से कि हम बात करते हैं लेट से मेल माइग्रेशन, तो मेल माइग्रेशन यानी कि जो मेल पॉपुलेशन है वो फ्रॉम द यूजुअल रेसिडेंस से जो दूसरे लोकेशन पर जा रहा है, ठीक है, तो उस रेट को हम बेसिकली माइग्रेशन रेट कहेंगे। तो इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्सन, ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। टेम्पोररी विजिटर्स की अगर हम बात करेंगे तो वैसे व्यक्ति जो मार्च 2020 के बाद अराइव हुए और वो उस हाउस होल्ड में कंटिन्यूसली रह रहे हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 15 डेज और मोर बट लेस देन 6 मंथ। यानी कि कोई व्यक्ति लेट से आया और वो रह रहा है और 15 दिन से ज़्यादा रहता है, बट ये ध्यान रखनी कि 6 मंथ से कम रहेगा, क्योंकि 6 मंथ से ज़्यादा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि वो तो यूजुअल रेसिडेंस कहला जाएगा ना, इसीलिए टेम्पोररी विजिटर्स की कैटेगरी आ जाएगी यहाँ पर। अब चलते हैं हम रिपोर्ट के बारे में। तो क्या की फाइंडिंग है? तो ऑल इंडिया माइग्रेशन रेट क्या है आपका? 28.9%, ठीक है, जिसमें से आपका 26.5% रूरल माइग्रेशन है एंड 34.9% अर्बन माइग्रेशन रेट है ना। यानी कि अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा लोग माइग्रेट करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अगर पूछा जाए प्रीलिम्स में क्वेश्चन कि भाई साहब अर्बन माइग्रेशन ज़्यादा है या फिर रूरल माइग्रेशन, तो बेसिकली अर्बन माइग्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। और फीमेल का सबसे ज़्यादा माइग्रेशन रेट हमें देखने को मिला है, फॉर एग्जांपल 47.9%, तो 47.9%। और कारण आपको पता ही होगा कि जो फीमेल होती है ना, खासकर जब उनका मैरिज होता है तो वो अपने यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस को छोड़कर वो अपने दूसरे लोकेशन पर जाती है ना। तो इसलिए जो फीमेल माइग्रेशन होता है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। देख लो, अमंग द फीमेल द हाईएस्ट लेवल ऑफ माइग्रेशन रेट वाज सीन एट 86.8%, और ये मैरिज के कारण है, ठीक है। एंड 48.9% ऑफ टेम्परेरी विजिटर्स वो क्यों गए थे? तो बेसिकली फैमिली रिलेटिव फ्रेंड से मीट करने के लिए गए थे। और टेम्परेरी विजिटर्स मतलब आपको ही पता है जो
मार्च 2020 के बाद आए, एंड उसके बाद वो मिनिमम 15 डेज रहते हैं हाउस होल्ड में कंटिन्यूसली, बट लेस देन 6 मंथ। सो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया। और ये देख लो रिवर्स माइग्रेशन। रिवर्स माइग्रेशन क्या, नॉर्मली हम देखते हैं क्या, रूरल से अर्बन माइग्रेशन होता है, लेकिन रिवर्स माइग्रेशन में क्या होगा, अर्बन से रूरल। कब देखने को मिला, पैंडेमिक के दौरान, ठीक है। तो इसके कारण हाइयर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिली थी इन द रूरल एरियाज, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ गए थे, ठीक है, रूरल एरियाज में। तो जॉब तो, या फिर यूँ कह सकते हो कि रूरल एरियाज में ऑलरेडी जॉब्स की कमी होती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया और ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण आपका रूरल डिस्ट्रेस भी हुआ। तो ये हमने फ्रेंड डिस्कस किया सेकंड आर्टिकल। लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल। सेंटर क्लियर्स अग्निपथ स्कीम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ इन आर्म्ड फोर्सेस फॉर 4 ईयर। ये जो अग्निपथ स्कीम है, पहली बात तो ये कि यूथ को, है ना, आर्म फोर्सेस में रिक्रूट किया जाएगा, और ये शॉर्ट टर्म सर्विस होगा 4 साल, ठीक है, और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी होगी, मात्र 6 मंथ की ट्रेनिंग। और यही क्रिटिसिज्म भी है कि जो ट्रेनिंग है बहुत ही कम है, ट्रेनिंग पीरियड बहुत ही कम है, और साथ ही साथ जो रिक्रूटमेंट पीरियड है, ठीक है, वो भी 4 साल ही है। तो इसको डिस्कस करने से पहले लेट्स मूव टू सिलेबस। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 3 देख लो, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज मैंडेट, ये सब के अंतर्गत आपका कवर आ जाएगा। तो अग्निपथ एक प्रकार से रिक्रूटमेंट स्कीम है इंडियन यूथ को बेसिकली आर्म फोर्सेस में रिक्रूट करने के लिए, और जो सोल्जर्स रिक्रूट किए जाएंगे अंडर द स्कीम वो अग्निवीर कहलाएंगे। और इसका एम क्या है, तो नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना, साथ ही साथ यूथ को एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि वो आर्म फोर्सेस में सर्व कर सकते हैं एट द यंगर एज, ठीक है। की हाईलाइट क्या है इस स्कीम की, तो पहली बात तो ये कि इस स्कीम के तहत उन पर्सनल को रिक्रूट किया जाएगा विच विल बिलो द ऑफिशियल रैंक, यानी कि पर्सनल बिलो ऑफिशियल रैंक इन द आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। तो चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, इन सबों में रिक्रूटमेंट हो सकता है, ठीक है। 4 ईयर्स के लिए 6 मंथ की ट्रेनिंग है, ठीक है। एंड ये कहा जा रहा है कि पर ईयर लगभग 45,000 से लेकर 50,000 सोल्जर्स को रिक्रूट किए जाएंगे, दैट विल बी द एजिंग इन द रेंज ऑफ 17.5 टू 21 ईयर्स, ठीक है। इस एज ग्रुप के बीच में सोल्जर्स को रिक्रूट किए जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो आप संख्या देख रहे हो सोल्जर्स की, 45,000 से लेकर 50,000 सोल्जर्स को जो एनुअली रिक्रूट किया जाएगा, इसमें से 25% जो होंगे उनको अनदर 15 ईयर्स के लिए सर्व करने की परमिशन मिलेगी अंडर द परमानेंट कमीशन, है ना, ओनली 25%। बाकी क्या होंगे, डीकमीशन कर दिए जाएंगे, ठीक है। और सेवा निधि पैकेज भी लाया गया है, और जो सेवा निधि पैकेज में डिपोजिशन होगा पैसे का, वो इट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स। एंड इसके तहत क्या होने वाली है, लगभग जो ये अग्निवीर होंगे उनको 11.71 लाख, यानी कि 11,71,000 का एक प्रकार से पैकेज मिलेगा, और इसमें आपका इंटरेस्ट सब शामिल होंगे जब कंप्लीशन सर्विस हो जाएगा, यानी कि 4 साल के बाद ये आपका 11.71 लाख का पैकेज मिल जाएगा। और इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख लो क्या बेनिफिट्स मिलने वाली है। तो जो भी 4 साल के लिए, तो यहाँ पर देखो आप, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में सैलरी कितनी मिलने वाली है, 21,000, टोटल आपका 30,000। देख लो, फर्स्ट ईयर में 30,000 मिलेगा, 33,000 सेकेंड ईयर में, 36,500 थर्ड ईयर में, एंड फोर्थ ईयर में 40,000। लेकिन जो 30,000 मिल रहा है ना, इसमें कैश मिलेगा आपका 21,000 रुपये का, बाकी जो 9,000 है ना वो आपका सेवा निधि में चला जाएगा, ठीक है। सेकेंड ईयर में 23,000 रुपये का कैश के रूप में मिलेगा, बाकी 9,900 जो है आपका सेवा निधि में चला जाएगा। उसी प्रकार से थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है। एंड तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन सेवा निधि में हो जाएंगी वो होंगी आपकी 10.04 लाख इन द 4 ईयर्स, ठीक है। और ये 10.04 लाख कैसे हो रहे हैं, तो 5.02 लाख ये आपका जो अग्निवीर का कंट्रीब्यूशन होगा, एंड उतना ही कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट भी देगी, तो 5.02 लाख गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूशन आएगा, टोटल 10.04 लाख हो जाएगा, और उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट बढ़कर आपका टोटल कितना हो जाएगा, 11.71 लाख, ठीक है। तो ये पैकेज मिल जाएगा जब एग्जिट होगा अग्निवीर, ठीक है। तो ये बात है। तो क्या सिग्निफिकेंस होगा उस स्कीम का, देख लो आप। ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म हो सकेगी रिक्रूटमेंट पॉलिसी की,
आर्म फोर्सेस में जो रिक्रूट किए जाते हैं, साथ ही साथ एक्सपेंडिचर एंड एज प्रोफाइल डिफेंस फोर्सेस के वो कम होंगे। अभी क्या है, एवरेज ईयर्स देखे तो 32 ईयर्स का आपका एज प्रोफाइल है इंडियन आर्म फोर्सेस में, जो घट कर 24 से लेकर 26 ईयर्स का ऑन एवरेज हो जाएगा। एंड यूथफुल एंड डायनेमिक आर्म फोर्सेस प्रोफाइल देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जब ये बेसिकली डिकमीशन होकर आएंगे तो इनको एडिक्वेट री एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलेगी फॉर दोज हु आर रिटर्निंग टू द सोसाइटी, एंड एक प्रकार से ये रोल मॉडल भी बन सकते हैं यूथ के लिए। ठीक है, तो ये कुछ स्कीम के डिटेल्स थे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। न्यू मैप ऑफ अर्थ टेक्टोनिक प्लेट टू हेल्प अंडरस्टैंड द क्वेक वोल्केनोज बेटर। इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो यहाँ पर आप देखो नया मैप जारी किया गया है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट आपका ज्योग्राफी सिलेबस में कवर होगा, है ना। इंपॉर्टेंट है जियो फिजिकल फेनोमेना लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन। आपको ही पता होगा ना, टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस के कारण आपको वोल्केनो, अर्थक्वेक ये सब इवेंट देखने को मिलते हैं, और इसको एक्सप्लेन कौन करता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, है ना। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपका न्यू मैप रिलीज की गई है, उसके साथ साथ एक स्टडी जिसका टाइटल है न्यू मैप ऑफ ग्लोबल जियोलॉजिकल प्रोविंसेस एंड टेक्टोनिक प्लेट्स, और इस स्टडी में इन्होंने कॉन्टिनेंट्स के पास्ट कंस्ट्रक्शन को एनालाइज किया। ठीक है, और उस एनालिसिस के बाद इन्होंने पहला सुपर कॉन्टिनेंट का नाम दिया बालबरा। यानी कि अगर हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री में जाएं अर्थ के, तो जो सबसे पहला सुपर कॉन्टिनेंट बना वो बालबरा। ठीक है, ये बालबरा नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि आपको पता है ना कि जो कॉन्टिनेंट्स है वो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेंजिया, जो अल्फ्रेड वेगनर ने बोला था कि वैसा पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया, फिर वो कार्बोनिफेरस में टूटा, और फिर आपका गोंडवाना एंड लॉरेशिया, एंड फर्दर दे ब्रोक डाउन एंड गिवन द मॉडर्न कॉन्टिनेंटल पोजिशन। 7 कॉन्टिनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पेंजिया है ना, ये तो बहुत बाद में ये सुपर कॉन्टिनेंट है। इससे पहले भी कितनी बार जो कॉन्टिनेंट्स का है टूटना बनना देखने को मिला। इसलिए जो पहला सुपर कॉन्टिनेंट था वो है बालबरा। ठीक है, तो बाद में ये जो बालबरा है फर्दर फ्रेगमेंट होता है, जुड़ता है, ठीक है, टू फॉर्म अनदर सुपर कॉन्टिनेंट्स, एंड जो लास्ट सुपर कॉन्टिनेंट बना वो पेंजिया। ठीक है, वही मैंने आपको बताया जो अल्फ्रेड वेगनर ने बात की थी। और पेंजिया कब आपका एग्जिस्ट कर रहा था, 335 से लेकर 65 मिलियन ईयर्स एगो के बीच। एंड बाकी जो पेंजिया है वो ब्रेक डाउन होता है और 7 मॉडर्न कॉन्टिनेंट देता है एंड मेक द अर्थ लैंड सरफेस टुडे। प्लेट टेक्टोनिक की बात करें तो एक ये साइंटिफिक थ्योरी है जो एक्सप्लेन करता है किस प्रकार से जो मेजर लैंडफॉर्म्स है वो क्रिएट किए गए बिकॉज ऑफ द अर्थ इंडोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक है, और ये 1960 में आई थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, और रिसर्चर्स ने 3 जियोलॉजिकल मॉडल्स को कंबाइन किए हैं इस नए प्लेट के मैप के क्रिएशन में। एक तो है आपका प्लेट मॉडल, और ये आपका आधारित है बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ प्लेट बाउंड्री, एंड दूसरा है आपका प्रोविंस मॉडल विच इज बेस्ड ऑन द जियोलॉजी ऑफ द अर्थ सरफेस, एंड द थर्ड इज ओरोजेनी मॉडल। ओरोजेनी मॉडल यानी कि इट इज बेस्ड ऑन द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। वो तभी होती है जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड करते हैं। ठीक है, तो इस न्यू प्लेट मॉडल में नया क्या है, तो सेवरल नए माइक्रो प्लेट्स इंक्लूड किए गए। तो ये ध्यान रखना है आपको, माइक्रो प्लेट जो नए आए हैं, ये काफ़ी बड़ा न्यूज़ है ये। एक है आपका मैक्यूरी माइक्रो प्लेट, और ये साउथ ऑफ तस्मानिया में है, और एक है आपका कैप्रिकॉर्न माइक्रो प्लेट जो इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट को सेग्रीगेट करता है। और सिंपली बोले कि विच आर द प्लेट दैट सेपरेट द इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो कैप्रिकॉर्न प्लेट। ठीक है, सिग्निफिकेंस की बात करें तो बेटर अंडरस्टैंडिंग नेचुरल हजार्ड्स का, बिकॉज आपको ही पता है ना कि अगर हम प्रॉपर मैपिंग कर पाते हैं तो हमें पता चलेगा कहाँ पर अर्थक्वेक आ सकते हैं, कहाँ पर वोल्केनो आ सकते हैं। ठीक है, बिकॉज दीज आर द वीक जोन्स इन द अर्थ क्रस्ट, और यहीं से ये सब डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलते हैं। एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प इन एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्थ एवोल्यूशन। ये देख लो आप। ठीक है, प्लेट्स हैं आपके, और ये प्लेट्स बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, आपको पता है ना, बिकॉज ऑफ द डायनेमिसिटी ऑफ द अर्थ नेचर। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया। एंड लेट्स मूव टू द लास्ट आर्टिकल, न्यू एंटिटी विथ वाइडर मैंडेट टू रिप्लेस द बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो आपको पता है ना इसका क्या काम है, तो जो बोर्ड मेंबर्स हैं फॉर द वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द पब्लिक सेक्टर, उसको सेलेक्ट करने का काम होता है। ठीक है, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक से है ना, उसके जो टॉप CEO होंगे कौन होगा, तो वो ये डिसाइड करते हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो
इसमें कुछ नए एंटिटी लाने की बात चल रही है जिसमें कुछ वाइडर मैंडेट दिया जाएगा एंड दैट विल रिप्लेस द बैंक बोर्ड ब्यूरो। इस पर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया है। तो सिलेबस देख लेते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस इट विल बी कवर अंडर इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू द प्लानिंग मोबिलाइजेशन, इसके अंतर्गत आएगा, है ना। तो देख लो, सेंटर जो है वो प्लान कर रही है कि एक न्यू एंटिटी लाई जाएगी जो रिप्लेस करेगा बैंक बोर्ड ब्यूरो को, और उनके पास वाइडर एंड मोर लीगली टेनेबल मैंडेट होंगे। और ये जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है इसके बेसिक की बात करें तो ऑटोनोमस बॉडी है। ये 2016 में बनाई गई थी। किसके रिकमेंडेशन से? तो जो आपका पीजे नायक कमेटी है उसके रिकमेंडेशन से, टू सेलेक्ट एंड अपॉइंट द बोर्ड मेंबर्स। बोर्ड मेंबर्स ऑफ व्हाट? वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द पब्लिक सेक्टर। इट इज़ नॉट फॉर द प्राइवेट सेक्टर, याद रखना, पब्लिक सेक्टर है ये। और बैंक बोर्ड ब्यूरो को एक और भी टास्क है कि वो इंगेज कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए उनके साथ इंगेज कर सकते हैं और अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि कैसे पब्लिक सेक्टर बैंक के ग्रोथ डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। और साथ ही साथ बोर्ड को कंसल्ट किया जाता है, या कंसल्ट किया भी गया है ऑन द मूव, ऑन द स्टेप, कि हमें भाई साहब 10 पब्लिक सेक्टर बैंक को मर्ज करने टू क्रिएट 4 लार्जर एंटिटी, तो कंसल्टेशन हो सकती है। लेकिन ये ध्यान रखनी है कि 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने बेसिकली जो अपॉइंटमेंट्स किए गए थे बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा, इसको थोड़ा सा समझ लेना। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने क्या किया था, एक प्रकार से जो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है ना, उनके भी जो टॉप ऑफिसर्स है ना उनको अपॉइंट करने लगे थे। तो 2021 में जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने इस अपॉइंटमेंट को खारिज कर दिया और कहा कि इट इज़ अगेंस्ट द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1980, ठीक है। तो जो कोर्ट है इन्होंने असाइड कर दिया द सर्कुलर्स ऑर्डर्स विच अलाउड बैंक बोर्ड ब्यूरो टू डू सो। सिंपली अगर कहे तो जो बैंक बोर्ड ब्यूरो का अपॉइंटमेंट पावर है वो है आपका पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए। इट डज नॉट एक्सटेंड टू द इंश्योरेंस कंपनीज की, गवर्नमेंट की जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके भी जो टॉप ऑफिसर्स है उनको अपॉइंट करे, ठीक है, इसीलिए। एंड तो ये जो नई प्रपोज एंटिटी सेंटर के द्वारा लाई जाएगी इसमें आपका इंश्योरेंस कंपनीज को भी, इंश्योरेंस कंपनी के जो टॉप ऑफिशियल्स होंगे उनको भी रिकमेंड कर सकता है फॉर द अपॉइंटमेंट्स, है ना, इन द स्टेट रन बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एज वेल एज अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो फ्रेंड्स, ये हमने सारे आर्टिकल डिस्कस किए। होप यू अंडरस्टूड इट। अगर आपको आर्टिकल अच्छी लगी तो आप शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।